हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। तो आज का हमारा है चैप्टर नंबर 3 जिसका पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, ट्रायंगल्स कवर किया था। चैप्टर 3 का मेंसुरेशन हमारा चल रहा है कंप्लीट। उसमें हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं, जैसे ट्रायंगल एक टॉपिक में आ गया, सर्कल्स एक टॉपिक में आ गया, उसके बाद मेंसुरेशन 2D जो है वो एक टॉपिक में आ जाएगा, मेंसुरेशन 3D जो है वो अलग टॉपिक में आ जाएगा। तो 4 हमारी वीडियोज़ बनेंगी, उसमें आपका सारा मेंसुरेशन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस किस के सिलेबस में है। अभी जो रिसेंट एग्जाम गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें भी मेंसुरेशन मेंशन है, मेंसुरेशन में ही ये आ जाता है। और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की अगर बात करें उसमें तो ये मतलब स्पेसिफिकली अलग से ये दिया हुआ है, ट्रायंगल्स भी और सर्कल भी। ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज सर्कल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो चुका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थोड़े से 2-4 इसमें फॉर्मूले हैं वो भी देख लेंगे। और फिर ये हमारा मेंसुरेशन पर्टिकुलरली 2D और 3D वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं सर्कल्स को लेके। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, देख लेना पहले पूरा, पसंद आएगी तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स जो मैंने बना रखे हैं खुद से वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सर्कल्स में क्या आ गया, अब सर्कल तो आपको सबको पता है सर्कल क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अब कॉर्ड, सबसे पहले तो कॉर्ड होता क्या है भाई, ये लिख तो दिया आपने, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, जब भी मैं सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा, वो जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉर्ड बोलूँगा। लाइन सेगमेंट बोलूँगा, लाइन नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि लाइन क्या होती है, लाइन तो का तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन का तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी वैसे मैं कॉर्ड बोल सकता हूँ, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन मैं लेके क्या चलता हूँ हमेशा, ये लेके चलूँगा यहाँ तक। तो जो सर्कल के किसी भी 2 एंड पॉइंट को टच करे उसको क्या बोलेंगे, मैं कॉर्ड बोलूँगा। और डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो सेंटर से पास करने वाली लाइन जो है उसको डायमीटर बोलेंगे और वो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, इससे बड़ी कॉर्ड कोई नहीं होगी। समझ आ गया। अब जब मैं कॉर्ड बनाता हूँ जब मैंने कॉर्ड बनाई, कॉर्ड बनाने के बाद क्या होता है, मेरे पास सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब सर्कल जो मेरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जो छोटा वाला हिस्सा बना उसको मैं बोलूँगा, अब ये 2 जो हिस्से हैं ना, हिस्सों को मैं बोलूँगा सेगमेंट्स। क्या बोलूँगा, ये जो 2 हिस्से बने उसको मैं क्या बोलूँगा, सेगमेंट्स। ठीक है, जो नीचे वाला छोटा हिस्सा है वो मेरा कौन सा बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है वो कौन सा बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब डायमीटर क्या करता है, डायमीटर मेजर माइनर में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डायमीटर तो बीच से पास करता है। तो डायमीटर के केस में जो दोनों सेगमेंट बनेंगे वो इक्वल सेगमेंट बनेंगे। समझ आ गया। अब उसके बाद क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने क्या बोला, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये अगर मेरे पास एक कॉर्ड है और दूसरी मेरे पास कॉर्ड अगर ये है, तो इसको मैंने क्या बोला, ये AB है, ये अगर CD है और ये मेरा सर्कल का सेंटर है। मैंने क्या बोला, अगर ये AB जो है वो CD के बराबर होगा तो सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से जो AB का डिस्टेंस है और सेंटर से जो CD का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये बहुत बार ये छोटे मोटे क्वेश्चन जब होते हैं ना उनमें ये कंसेप्ट यूज़ हो जाते हैं। ये दिया नहीं होता डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने बोला होगा कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो आपको खुद से ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेंटर से उनका सेम होगा। ठीक है, आगे चले। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल सबटेंड करेंगी। सपोज मेरे पास ये 2 कॉर्ड्स हैं, ये AB है, ये CD है। ठीक है, और ये कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। अगर कॉर्ड जो है वो इक्वल है तो वो जो सेंटर में एंगल बनाएंगे। अब सेंटर में कॉर्ड कैसे एंगल बनाएगी, सपोज मेरे पास ये सर्कल है, ये मेरे पास सेंटर है और ये मेरे पास क्या है, कॉर्ड है। तो ये सेंटर में एंगल कैसे बनाएगी कॉर्ड, ये ऐसे अगर मैं कर दूँ तो क्या ये सेंटर में एंगल बन गया। ठीक है, जो सेंटर में एंगल बना वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। कैसे, अगर कॉर्ड्स क्या होंगी, बराबर। अगर कॉर्ड्स बराबर हैं जो सेंटर में एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। ये भी क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं वो कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ये दिए नहीं होंगे। सिर्फ आपको इतना लिख दिया जाएगा कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल। उसके बाद सब आपको खुद से करना है। एंगल्स भी आपको खुद से देखने हैं कि बराबर हैं, सेंटर से डिस्टेंस भी आपको खुद से देखना है कि वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, समझ आ गया। चलें आगे। अगला पॉइंट क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं एक परपेंडिकुलर, ये सेंटर है मेरे पास O, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, AB मेरे पास क्या है, कॉर्ड, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर मतलब अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो OC मेरे पास क्या है,
OC मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरे पास क्या है, AB मेरे पास कॉर्ड है। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ से क्या आया, AC इक्वल्स टू CB आ गया। कैसे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। इसका कन्वर्स मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड का, अगर किसी कॉर्ड का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। अगर वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्टर उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो पास कहाँ से करेगा, वो सेंटर से पास करेगा हमेशा। पहले वाले में क्या था कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो बाइसेक्ट करेगा, दूसरे में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो बाइसेक्टर होगा तो वो सेंटर से पास करेगा। समझ आई? नहीं आया होगा एक बार फिर से रिपीट वीडियो देखना, फिर भी नहीं आएगा कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ देयर आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, AB मेरे पास एक कॉर्ड है, DC मेरे पास एक कॉर्ड है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे कॉर्ड्स होंगे, अब इसने ये नहीं बोला है कॉर्ड्स इक्वल है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम इक्वल है कि नहीं है, इन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स अगर हैं तो इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, AP ये वाला छोटा, इसका दूसरा वाला छोटा BP इक्वल्स टू DP ये वाला छोटा और CP, AP इंटू BP इक्वल्स टू DP इंटू CP। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार यूज़ होते हैं ये। ठीक है, चले आगे, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आएंगे। डायामीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब डायामीटर की वजह से अगर कहीं पे भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में एंगल बन रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे मैंने क्या बनाया, AB एक डायामीटर है, AB सर्कमफ्रेंस पे, ये सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये AB की वजह से बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक रे कहाँ से आ रही है, A से, एक रे कहाँ से आ रही है, B से, तो ये एंगल किसकी वजह से बन रहा है, AB की वजह से बन रहा है। और ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे। अगर यही एंगल मेरा कहीं और बन रहा होता, सपोज मेरा ये डायामीटर है, AB मेरा डायामीटर है, अगर ये एंगल कहीं और बन रहा होता तो ये 90 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे नहीं बन रहा है इस समय। अगर ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है तभी ये क्या होगा, 90 होगा। ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 नहीं होगा, याद रखना। समझ आ गया? चले आगे, चलो। उसके बाद क्या है, ये बहुत बड़ा सा कुछ लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क और कॉर्ड at the center of the circle is twice the angle subtended by it at any other point on the circumference of the circle। सर ये क्या, आपने इतना बड़ा क्या लिख दिया, समझ नहीं आया, कुछ ऐसे आसान से समझाओ। चलो, ये सर्कल ले लिया मैंने, ये सर्कल है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है, कौन सी, AB नामक मेरे पास एक कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड ने क्या किया, ये मेरे पास क्या है, सेंटर, O करके मेरे पास सेंटर है। ये कॉर्ड एक एंगल जो है वो सेंटर में सबटेंड कर रही है, मानते हो? हाँ सर कर रही है। अब दिखा, एक ये कॉर्ड एंगल जो है वो सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड कर रही है। हाँ सर अब दिखने लगा, दिख रहा है। ये दो एंगल हो गए। फिलहाल के लिए अभी मैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो एक एंगल कौन सा आ गया, ये बीच वाला O। एक एंगल कौन सा आ गया, ये ऊपर वाला। अब वो क्या बोल रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, ट्वाइस होगा किसके, जो सर्कमफ्रेंस पे बनेगा। अगर सर्कमफ्रेंस पे मेरा x बना, अगर सर्कमफ्रेंस पे, सॉरी रुक जाओ, अगर सर्कमफ्रेंस पे मेरा x बना तो सेंटर पे उसका ट्वाइस बनेगा, 2x बनेगा। याद रखना, ये तो बहुत बार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब फिगर्स आएंगी उसमें आपको एंगल निकालने के लिए बोला होगा और ये कंसेप्ट तो बहुत बार यूज़ होंगे। समझ आया क्या बोला, कि जो सेंटर में एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा किसके, जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा उसके। सर और एक एग्जांपल दो। ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है, ये सारा कॉर्ड का चल रहा है अभी, याद रखना। अब इस कॉर्ड ने सेंटर पे कितना एंगल बना दिया, मान लो कॉर्ड ने सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना दिया, मान लो। अब मुझे पूछा क्या जाएगा, मुझे पूछा जाएगा कि यहाँ पे भाई बताओ ये एंगल कितना होगा, ये वाला। तो ये सेम कॉर्ड बना रहे हैं ना एंगल, यही कॉर्ड जो है AB सेंटर में भी एंगल बना रही थी और यही कॉर्ड जो है वो
यहाँ पे भी एंगल बना रही है। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो ट्वाइस होता है, तो अगर ये ट्वाइस है तो ये कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 30 हो जाएगा उसके। तो सेंटर वाला ट्वाइस होगा किसके, जो कहीं और सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। आई होप अभी ये समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया एक बार फिर से रिपीट में देखो, फिर नहीं आएगा तो कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे चलो। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, O1 O2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सपोज करो मेरे पास दो सर्कल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना के बताया है, ये सर्कल है एक, ये है दूसरा सर्कल। ये O1 जो है वो पहले सर्कल का सेंटर है, ये O2 जो है ये दूसरे सर्कल का सेंटर है। अब होगा क्या, अब मैंने क्या किया, इन सेंटर्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। O1 और O2 को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया एक लाइन बना के। और यहाँ से मैंने क्या किया, जहाँ पे ये सर्कल टच कर रहे हैं आपस में, वहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। तो ये क्या कहती है, ये एक थ्योरम है एक्चुअली। ये क्या कहती है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि जब आपने सेंटर्स को ज्वाइन किया और आप यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस सेंटर वाले डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सॉरी, सेंटर वाले डिस्टेंस को नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में होगा। मतलब AC जो है वो किसके बराबर होगा, CB के बराबर होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, बराबर होगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन है सेंटर वाली, ये क्या करेगी, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। किसी भी तरीके से बोलो, बात एक ही है। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे BC के बराबर हो जाएगा, ओनली जब ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, ठीक है। चलो आगे, अगले कॉर्ड्स वाला कंसेप्ट तो हो गया खत्म। अगला कंसेप्ट क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या चीज़ है भाई, टेंजेंट बहुत बार सुना है। टेंजेंट क्या चीज़ है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो हम आउटसाइड द सर्कल से ड्रॉ करते हैं और सर्कल के एक पॉइंट को वो क्या करती है, टच करती है। ज़रा ज़रा टच में वाला टच, ठीक है। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, PA मेरे पास क्या है, PA मेरे पास टेंजेंट है। सिमिलरली ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, तो वो भी क्या है, एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल विच टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्या लिखूंगा मैं, टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो किसी एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करे और एक्सटर्नल से, बाहर से आए, उसको मैं क्या बोलूँगा, टेंजेंट बोलूँगा। ऐसे मत करना कि मैंने बीच से एक ऐसे लाइन बना दी, मैंने बोल दिया कि सर्कल को तो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो ये भी टेंजेंट होगी, नहीं, ठीक है। याद रखना, एक्सटर्नल से आएगा, बाहर से पॉइंट आएगा, लाइन आएगी और वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, उसको क्या बोलूँगा मैं, टेंजेंट बोलूँगा। अगला क्या है, अब एक्सटर्नल, ये थ्योरम है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से। अब ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट था कि नहीं, हाँ सर था, बिल्कुल था। अब एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टेंजेंट बनी PA और ये टेंजेंट बनी PB, इसका क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो PA किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। चलो आगे, हाँ सर चलो। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। जहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, जहाँ पे भी टकरार आ रहा होगा दोनों में, वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ये मेरी टेंजेंट है। सर ऊपर क्या किया था आपने, टेंजेंट तो पूरी आगे तक ली थी, यहाँ पे यहाँ तक क्यों रखी, बिल्कुल उसको ले जाओ आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जहाँ तक मर्जी ले जाओ। ले गया मैं आगे, फ़र्क पड़ा क्या कुछ, हाँ सर लंबी होगी, अरे भाई ठीक है। तो ये जो एंगल बना मेरा टेंजेंट और रेडियस के साथ, ये सेंटर था। सेंटर से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक आती है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये भी बहुत बार यूज़ होता है क्वेश्चंस में। आगे चलें, हाँ सर चलो। इन जनरल देयर कैन बी 0 to 4 कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन टू सर्कल्स। डायरेक्ट MCQs पूछा जाता है। जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं आपको
अपने ही वीडियोज़ में से क्लिप काट के या स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगी नहीं। हर क्वेश्चन यहीं से निकलेगा आपका, हर एक क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि कोई कंसेप्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ आपका इसमें। अगर कुछ छोड़ रहा हूँ तो वो ऐसा छोड़ रहा हूँ जो कि सर्कल का, सपोज करो कि आपको 11th 12th या फिर उसके हाई लेवल पे कुछ सर्कल का कंसेप्ट आ रहा होगा तो वो मैं आपको स्किप कर भी रहा हूँ अगर, तो वो चीज़ जो भी आपका बेसिक 9, 10th 11th तक जितना भी होगा वो आपका कवर हो रहा है सारा, जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन लगाओ धड़ाधड़, आपको नहीं निकलेंगे, फिर से वीडियो देखो उसमें कोई बताया होगा कंसेप्ट, फिर से कंसेप्ट देखो, फिर से क्वेश्चन लगाओ, लगेगा। तो क्या बोल रहा है वो, 0 से 4 टेंजेंट बन सकती हैं 2 सर्कल के बीच में। अब कैसे कैसे बनती हैं, पहला केस लेते हैं। ये 4 टेंजेंट, जब मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल क्या है ये, एक सर्कल क्या है ये, तो 2 टेंजेंट तो ये आ जाएंगी कॉमन टेंजेंट, ये एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी जो दोनों सर्कल को टच कर रही है, एक यहाँ से तीसरी और एक यहाँ से ये वाली चौथी, तो 4 टेंजेंट हो गई। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। उसके बाद दूसरा केस, अगर दोनों सर्कल क्या होंगे, सिर्फ टच कर रहे होंगे, तो कितनी बनेंगी, तो 3 बनेंगी। 2 तो ये आ गई ऊपर ऊपर से, एक क्या आ गई ये बीच वाला, तो 3 टेंजेंट बनेंगे। अगर सर्कल ओवरलैप कर रहे होंगे, ये कौन सा केस है, ओवरलैपिंग का। अगर ओवरलैप कर रहे होंगे तो कितनी बनेंगी, तो यहाँ से तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकती ना, यहाँ से तो नहीं बन सकती, टेंजेंट तो बन सकती है ऐसे, लेकिन वो कॉमन टेंजेंट नहीं होगी ना जो दोनों को टच करे, वो तो एक ही को कर रही है। अब ऐसे तो यहाँ से भी बन सकती है, लेकिन ये भी एक ही को कर रही है, कॉमन टेंजेंट नहीं होंगी। कॉमन कौन सी होंगी, एक ये जो दोनों को कर रही है और एक ये, तो 2 टेंजेंट का केस भी आ गया। लास्ट केस है, इसमें एक ही टेंजेंट होगा, 2 सर्कल हैं आपस में टच कर रहे हैं और टेंजेंट भी क्या होगी, एक होगी, तो 4 केस बन सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बोलेंगे, सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, तो बताओ 2 सर्कल हैं आपस में टच कर रहे हैं, बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो 1, 2 और 3 कॉमन टेंजेंट बनेगी। सर्कल टच नहीं कर रहे हैं, 2 सर्कल हैं, बीच में डिस्टेंस है कुछ, बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो 4 बनेंगी। सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, 2 बनेगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सर्कल के अंदर ही एक सर्कल है, ठीक है, तो बताओ कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो कॉमन टेंजेंट 1 भी हो सकती है, 0 तो हो गया ना, कोई नहीं बन सकती, ठीक है, 0 से 4 तक आपका बन सकता है टेंजेंट, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़े, ठीक है सर बढ़ो। उसके बाद आपकी एक थ्योरम आती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, नाम चाहे नहीं याद रखो, कौन पूछ रहा है, किसी से फर्क नहीं पड़ता। द एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, कुछ भी लिखा हुआ है सर, ये इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट समझाओ ना। ठीक है चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास क्या है, एक टेंजेंट है। अब कहाँ है सर टेंजेंट, बता दो, दिख तो रही है आपको, ये मैंने बोल दी, ये क्या है हमारे पास, एक टेंजेंट है, ए भी एक टेंजेंट है, और ये सारे क्या हैं, कॉर्ड हैं। ये भी मैंने नाम दे दिया है इसका, ए बी तो मैंने नीचे दे दिया है, सी डी और ई मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो सी डी भी क्या है मेरे पास, कॉर्ड है, डी ई भी क्या है, कॉर्ड है, सी ई भी क्या है, कॉर्ड है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि कॉर्ड और, मैंने मान लो ये कॉर्ड ले ली, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एक्सटर्नली एक एंगल बन रहा है ना एक्सटर्नली, ये वाई, ये कॉर्ड अगर मैं लूँ, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक्सटर्नली जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना एक्स, वो किसके बराबर होगा, उस कॉर्ड के ऑपोजिट जो एंगल आ रहा है इंटरनली। क्या मैंने बोला, पता नहीं सर क्या बोला, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कॉर्ड एंड टेंजेंट के बीच एक्सटर्नली एंगल एक बन रहा है, वो एंगल किसके बराबर होगा, जो कॉर्ड के ऑपोजिट एंगल होगा इंटरनल। हाँ सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, एक बार फिर से हमें बता दो, बस फिर हम समझ जाएंगे। ठीक है एक बार फिर से बता देता हूँ, अब मुझे खुद बताओ, अब बताओगे, ठीक है। हाँ सर हम बताएंगे, पर आप तो लाइव क्लास लेने दे, कैसे सुनोगे, मैं सुन लूँगा, आप खुद से जवाब दे देना। सपोज मैंने क्या किया, एक कॉर्ड कंसीडर कर ली सी डी, नहीं सर सी डी नहीं करनी है, डी ई करनी है, ठीक है डी ई कर लो। मैंने क्या कॉर्ड कंसीडर की, डी ई, डी ई का टेंजेंट के साथ कॉर्ड और टेंजेंट का जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है सर, ये है, ये एक्सटर्नल दिख रहा है आपको, ये अंदर से होके आ रहा है, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, ये कॉर्ड के बाहर से। हाँ सर बिल्कुल, इसका मैंने नाम दे दिया क्या, एक्स। हाँ सर ठीक है, अब इस कॉर्ड का ये एक्स किसके बराबर होगा, जो इस कॉर्ड के ऑपोजिट एंगल आ रहा है, कौन सा, इंटरनली। हाँ सर ये वाला कॉर्ड तो है, इस कॉर्ड के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है सर, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है एंगल, गलतियाँ मत करो, इस कॉर्ड के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, इस कॉर्ड के,
इस कॉर्ड के ऑपोजिट कहाँ है, ये ऑपोजिट है, तो ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, x के बराबर होगा। ये आपको अभी आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है ये, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपको एंगल सॉल्व करने के लिए दिए होंगे, उस समय आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। सपोज यही दे दिया कि ये, सपोज ये मैंने बोल दिया कि 40 डिग्री एंगल है, ये एंगल निकालो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे समझ ही नहीं आएगा क्या करूँ। कोई एंगल और नहीं दिया होगा, कोई कुछ नहीं दिया होगा, कोई नहीं बोला होगा साइड बराबर है, कोई एंगल बराबर है, कुछ बराबर है, कुछ नहीं दिया होगा, वहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ होगा, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, अगर ये 40 है तो इसके अंदर वाला भी कॉर्ड के अपोजिट 40 ही होगा। समझ आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसको मैं समझाता हूँ अभी बाद में। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट देना पड़ेगा, इसके लिए पहले नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इसके बाद आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब जो सर्कल के अंदर है और चारों कोनों को टच कर रही है, हुज ऑल द 4 वर्टिसेस टच द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर ये गोला सा क्या है, ये गोला सा सर्कल है आपका, जो सर्कल के अंदर होगा और जिसके 4 वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होती है, जो 2 या 2 कोने जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जिसके चारों कोने टच कर रहे हो सर्कल को। यहाँ पे भी टच कर रहा है, ये क्या हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी टच कर रहा है सर्कल के साथ कोना, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल हुई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुई। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एक रूल है, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो b प्लस डी का सम भी कितना होगा, 180, और a प्लस सी का सम भी कितना होगा, 180 होगा। a और c का सम 180, b और d का सम 180 होगा। तो सर्कल के जो कंसेप्ट थे वो सर्कल के इतने ही कंसेप्ट हैं। एक सर्कल का कंसेप्ट जो है वो और है, जिसमें वो पूछा जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी जाती है, पर वो आपके तक नहीं पूछी जाएगी। बट फिर भी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, उसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, वहीं पे मैं आपको उसका फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आपका जो एक कंसेप्ट बचा ये वाला, ठीक है। इसके लिए एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ी सी फिगर छोटी कर लूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला भी ऊपर ले आता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। देखना आप ध्यान से, अब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, PAB एंड PCD क्या है, सीकेंट है सर्कल के, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि सीकेंट क्या चीज़ है भाई, तो क्या मुद्दा है, जनता वांट्स टू नो, जनता क्या जानना चाहती है कि भाई सबसे पहले जो आपने सीकेंट लिखा है उसका मतलब समझा दो। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे PAB मैंने लिखा, तो PAB क्या है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन आ रही है जो सर्कल को एक तो A पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक तो B पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये PAB क्या बन गई, सीकेंट बन गई। दूसरी PCD की अगर मैं बात करूँ तो PCD भी है, P एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन आ रही है जो C पे काट रही है और D पे काट रही है, और C और D क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, अलग अलग हैं। A और B क्या हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग हैं, तो ये क्या है, सीकेंट है सर्कल के। और ये PT बताएगा मुझे कोई, कौन है ये, कौन है नहीं, क्या है ये PT क्या है, एक्सटर्नल से आ रही है और सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या है, हमारी प्यारी टेंजेंट, हमारी प्यारी टेंजेंट। तो इसके केस में क्या होगा, जो PA ये छोटा हिस्सा और इस सीकेंट का पूरा हिस्सा, पहले सीकेंट का छोटा हिस्सा और इस सीकेंट का पूरा हिस्सा इक्वल्स टू दूसरे सीकेंट का छोटा हिस्सा इनटू दूसरे सीकेंट का पूरा हिस्सा इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन का नहीं पता चलता एग्जाम में कि कहाँ से पूछा गया है। तो सारे कंसेप्ट जो हैं इसीलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए कि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं। अभी आपको इतना याद रखना है, सीकेंट है अगर तो उसका छोटा हिस्सा, एक सीकेंट का छोटा, एक सीकेंट उसी सीकेंट का बड़ा हिस्सा इक्वल्स टू दूसरी सीकेंट का छोटा हिस्सा इनटू दूसरी सीकेंट का बड़ा हिस्सा, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा इक्वल्स टू टेंजेंट तक, यहाँ इस पॉइंट तक जो इसकी लेंथ है उसका स्क्वायर।
ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। इसका क्वेश्चन आता है इस तरीके से, एक सेकेंड रुको, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो गया अपना, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या आता है, आपको दिया होता है पी बी जो है हमारे पास कितना है 12, पी डी जो है हमारे पास कितना है 10, ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। उसके बाद आपको बोला होता है ए बी जो है आपके पास 6 और सी डी जो है आपके पास 4, फाइंड पी टी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना ये है कि पी ए दिया है क्या कहीं पे, क्योंकि एक सेकेंड का क्या आएगा छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा क्या है पी ए तो दिया नहीं हो, अब क्या करें, लेकिन ये तो दिया है ना, पूरा दिया हुआ है और ए बी दिया है, तो पूरे में से जब हम ए बी निकाल देंगे तो क्या मेरे पास पी ए नहीं आएगा क्या, तो पी ए किसके बराबर होगा, यहाँ से होगा पी बी माइनस ए बी, तो ये 12 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, पी ए कितना आ जाएगा 6, ये 6 आ गया। उसके बाद पी सी भी सिमिलरली किसके बराबर होगा, पी डी पूरा माइनस अगर मैं सी डी कर दूंगा तो 10 माइनस 4, ये भी कितना आ जाएगा 6। अब पहली कॉर्ड का छोटा हिस्सा मल्टीप्लाई पहली कॉर्ड का पूरा हिस्सा कितना है 12 इक्वल्स टू पहली कॉर्ड का, ये तो अभी मुझे निकालना क्या है पी टी, तो किसके बराबर होता है पी टी का स्क्वायर, तो पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी टी ये बराबर होगा पी टी के स्क्वायर के, 12 इंटू 6 72, तो पी टी का स्क्वायर, यहाँ से पी टी निकल जाएगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन सही नहीं है अभी बना हुआ, लेकिन आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। समझ आया कैसे करना है, बिल्कुल आ गया। एक बार जल्दी देख लें क्या, फिर से जल्दी एक नज़र सबको मार लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो पहला कंसेप्ट क्या था, डायमीटर जो है हमारा लार्जेस्ट कॉर्ड है, ये हमको पता है। इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस का होता है। इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, कहाँ पे, सेंटर पे। ये एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस है कोई कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि एक कॉर्ड है उस पर परपेंडिकुलर है तो वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर कॉर्ड जो है दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो छोटा हिस्सा पहली कॉर्ड का और दूसरा छोटा हिस्सा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इस कॉर्ड का छोटा और इस कॉर्ड का दूसरा वाला छोटा हिस्सा मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। डायमीटर जो है वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, लेकिन कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पे नहीं, ये सर्कमफ्रेंस नहीं है, हमेशा यहाँ पे सारे पे 90 डिग्री होगा, लेकिन बीच में कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं होगा। वो होगा भी किस केस में, जब ये डायमीटर होगा। ऐसे नहीं कि ये कॉर्ड हो गई और कॉर्ड अगर यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड कर रही है तो बोल दो ये 90 डिग्री है, नहीं, ये कॉर्ड है, कॉर्ड के केस में 90 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर के केस में 90 होगा, वो भी सर्कमफ्रेंस पे। उसके बाद जो सेंटर में एंगल है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस के एंगल से। सर्कमफ्रेंस पे अगर x दिया है तो सेंटर पे डबल, सर्कमफ्रेंस पे y दिया है तो सेंटर पे 2y, सर्कमफ्रेंस पे 60 दिया है तो सेंटर पे 120, सर्कमफ्रेंस पे 30 दिया है तो यहाँ पे 60। समझ आ गया, चलो आगे। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सेंटर वाली लाइन पे तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो जो डिस्टेंस है, वो जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है आधा आधा, वो क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और एक्सटर्नली टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पी ए इक्वल्स टू पी बी। एक ही पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल पे, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे मैं सपोज करूँ यहाँ से एक टेंजेंट ये बना दूँ, एक टेंजेंट ये बना दूँ, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट तो एक ही था ना, एक ही सर्कल पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो क्या होंगी, वो भी बराबर होंगी। उसके बाद जहाँ पे भी टेंजेंट और रेडियस का कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। उसके बाद जनरली क्या होता है, 0 से 4 तक कॉमन टेंजेंट क्या है, वो हमारे पास हो सकती है। कैसे, ये होगी कितनी, 4, यहाँ पे सर्कल टच कर रहे हैं तो कितनी होंगी, 3, यहाँ पे सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो कितनी होंगी, 2, यहाँ पे क्या होगी, 1, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, वो क्या कहती है कि जहाँ पे भी आपका टेंजेंट और कॉर्ड का एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है वो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा, उसी कॉर्ड के ऑपोजिट जो इंटरनल एंगल है वो उसके बराबर होगा। उसके बाद था कि सीकेंट क्या होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे उसको सीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता था, छोटा पार्ट उसी कॉर्ड का बड़ा पार्ट इक्वल्स टू इस कॉर्ड का छोटा पार्ट इनटू इस कॉर्ड का बड़ा पार्ट इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ भी पूछा हो, पीसी पूछा हो, पीडी पूछा हो, पीटी पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता था, जिसके चारों खाने चित्त नहीं, चारों कोने सर्कल को क्या करें,
टच करें उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता था, 180 डिग्री, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। जब वो आएगा मेंसुरेशन 2D थोड़ा बहुत वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो थोड़ी छोटी ही बनी बट कंसेप्ट हमारा ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो ट्रायंगल चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है उसके MCQs होंगे, और कोशिश करूँगा अगर सर्कल के भी MCQ उसी में आ जाएँ तो वो एक ही वीडियो में आपका MCQ जो है वो दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब आप चाहो तो कर सकते हो, लाइक चाहो तो कर सकते हो, शेयर भी चाहो तो कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपके पास एक जीमेल आईडी है jkmaths4u@gmail, यहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन भेज दूंगा वापस जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, श्रद्धा अनुसार। तो आज के लिए चलते हैं इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शुभ रात्रि, थैंक यू।